हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कवर करेंगे लेबर लॉ के सारे इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चंस। ये वीडियो स्पेशली डिजाइन किया है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तुम यहाँ साथ एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं हर टॉपिक को बहुत सिंपल और क्लियर वे में एक्सप्लेन करूंगी। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मेजर प्रोविजंस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 एक कंप्लीट सिस्टम प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट के लिए। इसमें 3 मेन मेथड्स है। पहला है कॉन्सिलिएशन, दूसरा है वॉलंटरी आर्बिट्रेशन और तीसरा है एडजुडिकेशन। कंसिलिएशन ऑफिसर्स कोशिश करते हैं डिस्प्यूट्स को पीसफुली सेटल करने की वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच। अगर कंसिलिएशन फेल हो जाए तो केसेस इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स में जाते हैं। इस कोड का मेन एम है फास्ट और फेयर जस्टिस देना दोनों वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स को। इसे इंश्योर होता है कि डिस्प्यूट्स जल्दी रिजॉल्व हो जाए बिना प्रोडक्शन अफेक्ट किए। क्वेश्चन 2, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के अंडर ट्रेड यूनियंस की फॉर्मेशन। ये कोड वर्कर्स को अलाउ करता है ट्रेड यूनियंस बनाने के लिए बिना किसी अननेसेसरी इंटरफेरेंस के एम्प्लॉयर्स से। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी यूनियन के पास 51% वर्कर्स है तो वो सोल नेगोशिएटिंग यूनियन बन जाता है। मतलब सिर्फ वही यूनियन सारे वर्कर्स को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन अगर किसी भी यूनियन के पास 51% मेंबरशिप नहीं है तो फिर एक नेगोशिएटिंग काउंसिल फॉर्म होता है। इस काउंसिल में सारी मेजर यूनियन से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ये सिस्टम प्रिवेंट करता है स्मॉल यूनियंस का डोमिनेंस और इंश्योर करता है प्रॉपर वर्कर रिप्रेजेंटेशन नेगोशिएशंस में। क्वेश्चन 3, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के लिए थ्रेशहोल्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले गवर्नमेंट परमिशन चाहिए थी अगर 100 या उससे ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड द किसी एस्टेब्लिशमेंट में, लेकिन नए कोड ने इस लिमिट को बढ़ा दिया है 300 वर्कर्स तक। तो अब एम्प्लॉयर्स जिनके पास 300 से कम वर्कर्स हैं उनको गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत नहीं है ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट के लिए। ये ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को, लेकिन वर्कर्स के कॉम्पेंसेशन राइट्स फुली प्रोटेक्टेड है लॉ के अंडर। क्वेश्चन 4, स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स के बारे में रेगुलेशंस। किसी भी स्ट्राइक या लॉकआउट से पहले 60 दिन का नोटिस कंपलसरी है। मतलब वर्कर्स को 60 दिन एडवांस नोटिस देना पड़ता है स्ट्राइक पार जाने से पहले। सिमिलरली एम्प्लॉयर्स को भी नोटिस देना पड़ता है लॉकआउट डिक्लेयर करने से पहले। स्ट्राइक या लॉकआउट कंप्लीटली बैन है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के दौरान। ये ट्राइब्यूनल हियरिंग्स के दौरान भी प्रोहिबिटेड है। ये रूल अप्लाई होता है सभी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स पर। मेन ऑब्जेक्टिव है अवॉइड करना सडन वर्क स्टॉपेज जो इंडस्ट्री और वर्कर्स दोनों को हार्म कर सकता है। क्वेश्चन 5, नेगोशिएटिंग यूनियन और नेगोशिएटिंग काउंसिल। इसको क्लियरली समझते हैं। एक नेगोशिएटिंग यूनियन के पास 51% वर्कर मेंबरशिप होनी चाहिए, तभी वो अकेले वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए मैनेजमेंट के साथ। लेकिन अगर किसी सिंगल यूनियन के पास 51% मेंबरशिप नहीं है तो फिर एक नेगोशिएटिंग काउंसिल क्रिएट होता है। इस काउंसिल में सारी मेजर यूनियंस को रिप्रेजेंटेशन मिलता है उनकी मेंबरशिप स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ये सिस्टम इंश्योर करता है फेयरनेस और डेमोक्रेसी वर्कर रिप्रेजेंटेशन में। क्वेश्चन 6, फोर्स्ड लेबर और चाइल्ड लेबर में आईएलओ का रोल। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम आईएलओ कहते हैं, ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड्स क्रिएट करता है। ये फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है इंटरनेशनल कन्वेंशंस के थ्रू जो मेंबर कंट्रीज को फॉलो करने पड़ते हैं। ये स्ट्रिक्टली बैन करता है चाइल्ड लेबर स्पेशली हैजर्डस वर्क के लिए। आईएलओ प्रमोट करता है एजुकेशन और सेट करता है मिनिमम एज एम्प्लॉयमेंट के लिए। इंडिया फॉलो करता है बहुत सारे आईएलओ स्टैंडर्ड्स अपने लेबर लॉज के थ्रू। इसे इंश्योर होता है वर्कर्स का प्रोटेक्शन इंटरनेशनल लेवल पर। क्वेश्चन 7, एम्प्लॉयर्स द्वारा अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के एग्जांपल्स। कई सारे अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस है। पहला, वर्कर्स को थ्रेटन करना यूनियंस ज्वाइन करने के लिए इलीगल है। दूसरा, वर्कर्स को इलीगली डिसमिस करना बिना वैलिड रीजन के भी अनफेयर है। तीसरा, यूनियंस के साथ कलेक्टिवली बार्गेन करने से मना करना अनलॉफुल है। चौथा, परमानेंट वर्कर्स को टेम्पररी वर्कर्स से रिप्लेस करना लीगल ऑब्लिगेशंस अवॉइड करने के लिए प्रोहिबिटेड है। आखिर में, वर्कर्स को विक्टिमाइज करना यूनियन एक्टिविटीज के लिए सीरियस ऑफेंस है। ये सारे प्रैक्टिसेस पनिशेबल है लेबर लॉज के अंडर। क्वेश्चन 8, वेजेस कोड 2020 के नॉन कंप्लायंस के लिए पेनल्टीज। कोड ऑन वेजेस 2020 में स्ट्रिक्ट पेनल्टीज है। मिनिमम वेजेस का नॉन पेमेंट अट्रैक्ट कर सकता है फाइन ₹50,000 तक। रिपीटेड ऑफेंसेस के लिए 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है फाइन के साथ। वेज पेमेंट में डिले भी अट्रैक्ट करता है पेनल्टी। लेकिन कुछ ऑफेंसेस कंपाउंड हो सकते हैं, मतलब एम्प्लॉयर फाइन पे करके केस क्लोज कर सकता है। ये इंश्योर करता है कि वर्कर्स को उनकी वेजेस टाइम पर मिले बिना फेल हो। क्वेश्चन 9, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का ऑब्जेक्ट।
ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एनैक्ट किया गया था ट्रेड यूनियंस को लीगल रिकॉग्निशन डीन के लिए। ये रजिस्टर्ड यूनियंस को प्रोटेक्ट करता है लीगल लायबिलिटी से स्ट्राइक्स या अदर यूनियन एक्टिविटीज के केस में। ये प्रमोट करता है कलेक्टिव बार्गेनिंग वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच। ये रेगुलेट करता है यूनियंस की रजिस्ट्रेशन और फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। मेन एम है इंश्योर करना इंडस्ट्रियल पीस और प्रोटेक्ट करना वर्कर्स के राइट्स ऑर्गेनाइज्ड यूनियंस के थ्रू। क्वेश्चन 10, ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड मेंबर्स। ट्रेड यूनियन रजिस्टर करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड है। ये 7 मेंबर्स एक्चुअली एम्प्लॉयड होने चाहिए अस एस्टैब्लिशमेंट या इंडस्ट्री में। रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन सभी 7 मेंबर्स द्वारा साइन होना चाहिए। सबमिशन के बाद रजिस्ट्रार वेरीफाई करता है सारे डॉक्यूमेंट्स और बैकग्राउंड। अप्रूवल के बाद यूनियन को लीगल स्टेटस मिलता है और वो रजिस्टर्ड बॉडी के रूप में ऑपरेट कर सकता है। क्वेश्चन 11, बैंगलोर वाटर सप्लाई वी ए राजपा में ट्रिपल टेस्ट। ये एक लैंडमार्क केस है। बैंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस राजपा ने 3 कंडीशंस ले डाउन किए डिटरमाइन करने के लिए कि क्या इंडस्ट्री है। पहली कंडीशन, सिस्टमैटिक एक्टिविटी होनी चाहिए ना कि कैजुअल वर्क। दूसरी कंडीशन, ये ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के कोऑपरेशन से। तीसरी कंडीशन, ये गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यूज इंडस्ट्री कंसिडर किया जाता है लेबर लॉ के अंडर। ये टेस्ट आज भी कोर्ट्स यूज करते हैं। क्वेश्चन 12, एमआरटीयू और पल्प एक्ट 1971 के अंडर इंडस्ट्रियल कोर्ट के 2 ड्यूटीज। एमआरटीयू और पल्प एक्ट 1971 एक महाराष्ट्र स्टेट लॉ है। ये इंडस्ट्रियल कोर्ट को एम्पावर करता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के केसेस डिसाइड करने के लिए। कोर्ट सुननी है कंप्लेंट्स एम्प्लॉयर्स और यूनियंस दोनों से। इसको पावर है इशू करने की सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर्स इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए। ये ग्रांट कर सकती है रिलीफ अफेक्टेड वर्कर्स को इंक्लूडिंग रीइंस्टेटमेंट और कॉम्पेंसेशन। मेन ड्यूटी है इंश्योर करना फेयर लेबर प्रैक्टिसेस इंडस्ट्रीज में। क्वेश्चन 13, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के अंडर सेटलमेंट अथॉरिटीज के ड्यूटीज। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 अपॉइंट करता है कंसिलिएशन ऑफिसर्स को सेटलमेंट अथॉरिटीज के रूप में। उनकी मेन ड्यूटी है प्रमोट करना पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स नेगोशिएशन के थ्रू। ये दोनों पार्टी से सेपरेटली और टुगेदर मिलते हैं कॉम्प्रोमाइज एनकरेज करने के लिए। ये ट्राई करते हैं दोनों साइड्स को अग्रीमेंट पार लाने की। उनको सबमिट करना पड़ता है रिपोर्ट गवर्नमेंट को सक्सेस या फेलियर के बारे में। अगर सेटलमेंट फेल हो जाए तो केस जाता है एडजुडिकेशन के लिए ट्राइब्यूनल्स द्वारा। क्वेश्चन 14, अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के अंडर अप्रेंटिस कौन है। अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 डिफाइन करता है अप्रेंटिस को एक ट्रेनी के रूप में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप के अंडर काम करता है। वो सीखता है स्पेसिफिक ट्रेड या स्किल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंडर किसी कंपनी या वर्कशॉप में। यूज ट्रीट नहीं किया जाता रेगुलर एम्प्लॉय के रूप में एस्टैब्लिशमेंट का। यूज मिलता है स्टिपेंड ट्रेनिंग पीरियड के लिए और गई करता है स्किल ट्रेनिंग। इस सिस्टम का मेन एम है यूथ का स्किल डेवलपमेंट। क्वेश्चन 15, अप्रेंटिस के रूप में एंगेज होने के लिए क्वालिफिकेशंस। अप्रेंटिस बनने के लिए व्यक्ति की आगे कम से कम 14 साल होनी चाहिए। यूज सेटिस्फाई करना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो स्पेसिफाइड है अस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए डॉक्टर से ये इंश्योर करने के लिए कि वो काम परफॉर्म कर सकता है। वैलिड अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए अप्रेंटिस और एम्प्लॉयर के बीच। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अप्रेंटिसशिप अथॉरिटी के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले। क्वेश्चन 16, एमआरटीयू और पल्प एक्ट 1971 के अंडर मेंबर कौन है। इस एक्ट के अंडर मेंबर वो व्यक्ति है जो बिलोंग करता है एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन से। उसको करंटली एम्प्लॉयड होना चाहिए कंसर्न इंडस्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट में। उसका नाम प्रॉपर्ली अपीयर होना चाहिए यूनियन मेंबरशिप रिकॉर्ड्स में। मेंबर के रूप में उसे मिलता है प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर अनफेयर प्रैक्टिसेस के खिलाफ। वो फाइल कर सकता है कंप्लेंट्स अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के खिलाफ एम्प्लॉयर्स द्वारा। क्वेश्चन 17, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का ऑब्जेक्ट। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट है इंश्योर करना इंडस्ट्रियल पीस और हार्मनी। ये प्रोवाइड करता है प्रॉपर मशीनरी डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट के लिए कॉन्सिलिएशन और एडजुडिकेशन के थ्रू। ये प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स को इलीगल टर्मिनेशन और अनफेयर डिसमिसल से। ये रेगुलेट करता है स्ट्राइक्स और लॉकआउट सडन डिसरप्शन प्रिवेंट करने के लिए। ओवरऑल ये प्रमोट करता है हार्मनी लेबर और मैनेजमेंट के बीच स्मूथ इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए। क्वेश्चन 18, लॉकआउट और ले ऑफ में एक डिफरेंस। यहाँ एक क्लियर डिफरेंस है। लॉकआउट इंटेंशनली डिक्लेयर किया जाता है एम्प्लॉयर द्वारा वर्कर्स को प्रेशराइज करने के लिए डिस्प्यूट के दौरान, लेकिन ले ऑफ होती है शॉर्टेज ऑफ वर्क, रॉ मटेरियल्स या मशीनरी ब्रेकडाउन की वजह से। लॉकआउट एक डेलिबरेट एक्शन है। ले ऑफ होती है अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से। दोनों रिजल्ट करते हैं टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट में। क्वेश्चन 19, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल की डेफिनेशन।
इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल एक जुडिशियल बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है गवर्नमेंट द्वारा। ये एजुडिकेट करती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को। ये डिसाइड करती है मैटर्स वेजेस, सर्विस कंडीशंस और डिसमिसल्स के। इसको पावर्स है सिविल कोर्ट की तरह। इसकी अवार्ड बाइंडिंग होती है दोनों पार्टीज पा। क्वेश्चन 20, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का मीनिंग। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का मतलब है इलीगल एक्शंस एम्प्लॉयर्स या यूनियंस द्वारा। इसमें इंक्लूड है विक्टिमाइजेशन ऑफ वर्कर्स। इसमें इंक्लूड है रिफ्यूजल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसमें इंक्लूड है इलीगल डिसमिसल। ये पनिशेबल है लॉ के अंडर। क्वेश्चन 21, स्टैंडिंग ऑर्डर्स का मीनिंग। स्टैंडिंग ऑर्डर्स है रिटन सर्विस रूल्स किसी एस्टैब्लिशमेंट के। ये डिफाइन करते हैं वर्किंग आवर्स और कंडीशंस। ये डिफाइन करते हैं मिसकॉन्डक्ट और पनिशमेंट। ये रेगुलेट करते हैं वर्कर्स की डिसिप्लिन। ये इंश्योर करते हैं ट्रांसपेरेंसी सर्विस रूल्स में। क्वेश्चन 22, कलेक्टिव बार्गेनिंग का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ये इंप्रूव करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस। ये हेल्प करता है वेज डिटर्मिनेशन में। ये इंश्योर करता है वर्कर्स की पार्टिसिपेशन डिसीजंस में। ये प्रिवेंट करता है स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स। क्वेश्चन 23, एमआरटीयू और पल्प एक्ट 1971 के अंडर लेबर कोर्ट की ड्यूटी। लेबर कोर्ट डिसाइड करती है एम्प्लॉयर्स के अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। ये सुननी है कंप्लेंट्स वर्कर्स से। ये ऑर्डर कर सकती है रीइंस्टेटमेंट। ये अवार्ड कर सकती है कॉम्पेंसेशन। ये इंश्योर करती है लेबर राइट्स का प्रोटेक्शन। क्वेश्चन 24, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के अंडर क्लोजर विदाउट नोटिस के लिए पेनल्टी। क्लोजर विदाउट नोटिस इलीगल है। एम्प्लॉयर को पनिश किया जा सकता है फाइन से। इम्प्रिजनमेंट भी इंपोज हो सकती है। वर्कर्स एंटाइटल्ड है कॉम्पेंसेशन के लिए। ये प्रोविजन प्रोटेक्ट करता है जॉब सिक्योरिटी। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चंस लेबर लॉ के। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मेन 6 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कमेंट कीजिए यस अगर आपको 6 मार्क्स वाली वीडियो चाहिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।